नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। स्वागत है आप सबों का AFCGS क्लासेज में। हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आदि को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि 2500 BC से 1750 BC बताया जाता है। परंतु दोस्तों, ये जो समय अवधि है इसे निकाला कैसे जाता है? तो इसे निकालने के लिए दो पद्धति का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति और यूरेनियम डेटिंग पद्धति। दोस्तों, यदि कोई वस्तु सभ्यता आदि 50 वर्ष तक की पुरानी होती है तो उसे निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि कोई वस्तु सभ्यता आदि 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी होती है तो उसका काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, जीव जीवित रहता है तब तक उसके शरीर में कार्बन की संख्या एक निश्चित मात्रा में बनी रहती है। परंतु मृत्यु के बाद, जीवन खो देने के बाद उसके शरीर से एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित मात्रा में कार्बन की संख्या कम होते जाती है। इसी को आधार बनाकर यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु, सभ्यता आदि का काल निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि 2500 BC से 1750 BC बताया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय महाद्वीप में 3 देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अगर इसका विस्तार हम लोग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो उत्तर में हम लोग जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहाँ तक फैला हुआ था। तथा पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका केंडोर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण मांडा से दैमाबाद की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। तथा पूरब से पश्चिम आलमगीर से सुतका केंडोर की बात करें तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर इसका आकार की बात करें तो ये त्रिभुजा आकार की तरह दिखता है। तथा इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, अब हम लोग सैंधव लिपि को देखने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कौन से लिपि का प्रयोग करते थे। सबसे पहले हम लोग लिपि को समझने का प्रयास करते हैं कि लिपि होता क्या है। तो दोस्तों, अपने अंदर के भाव, विचारों को हम लोग कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, इशारों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं और चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपने अंदर के भाव और विचार को लिखकर व्यक्त करें तो उसे बोला जाता है लिपि। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो अपने भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को, सैंधव लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है इनमें से कुल 400 अक्षर का प्रयोग किया जाता था। अभी तक लगभग 400 चित्रों का खोज हो चुका है जिनका प्रयोग किया जाता था। तो और इनका जो स्टाइल था वे था दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने, यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो इन्हें जो है इन्हें अन्य भी कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे है हलावर्त शैली, गोमुद्रिका शैली और वेस्त्रोफेदन शैली। तो दोस्तों, जो इसे हलावर्त शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि खेत में जब हल की जुताई होता है उसके बाद का जो उसका दृश्य होता है एकदम ऐसा ही होता है। इसलिए इस शैली को, इस लिपि को हलावर्त शैली भी कह दिया गया। इसके साथ ही इसे गौमुद्रिका शैली भी कहा जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा जो इस सैंधव लिपि को वेस्त्रोफेदन स्टाइल कहा गया। और ये जो लिपि है इसे सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास किया वे थे 1925 में वेडिल महोदय तथा 1935 में हंटर महोदय। लेकिन इन्होंने कोशिश तो किया परंतु इन्होंने इनका जो अर्थ बताया वे उतने विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का सैंधव लिपि। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव पाए जाते थे वो कौन कौन से प्रजाति के थे। तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जितने सारे कंकाल मिले हैं उसका सर्वेक्षण करने के बाद इतिहासकार मानव के 4 प्रजाति का उल्लेख किया है। इनमें से है भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटोस्टलाइट और मंगोलाइट। और लेकिन इन सभी चारों प्रजातियों में से जो सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रजाति थे वो थे भूमध्य सागरीय। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का सैंधव प्रजाति। दोस्तों, आइए अब हम लोग सैंधव समाज को देखने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था।
सिंधु घाटी के सभ्यता के समाज को मात्र सतात्मक समाज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं तथा यहाँ पर पाए जाने वाले अधिकतर जो मोहरे हैं ये मात्र देवी से संबंधित थे, और मात्र देवी से संबंधित होने के कारण ही सिंधु घाटी के समाज को बोल दिया जाता है मात्र सतात्मक समाज। और शुरुआत में जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता था इसमें किसी भी प्रकार का वर्ण व्यवस्था नहीं पाया जाता था। ये जो वर्ण व्यवस्था कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, ये जो विभाजन किया गया ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद किया गया। ये शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्ण व्यवस्था नहीं था, परंतु वहाँ पर जो आवास जो थे, आवास को देखकर कुछ अनुमान लगाया गया कि ये आवास किसके हैं। जैसे कि कुछ आवास पुरोहित आवास बोला गया, किसी को कारीगर आवास बोला गया, किसी को सैनिक आवास बोला गया। तो ये जो था पुरोहित आवास में दिया तथा पूजा पाठ करने के सामान आदि जो मिले होंगे उसे पूरी पुरोहित आवास कह दिया गया। तथा कारीगर आवास वे आवास रहे होंगे जहाँ पर तुम्हारा घर बनाने का और यदि औजार वगैरह जो मिला होगा उसी का। इसी टाइप से सैनिक आवास बोल दिया गया जहाँ पर सेना से संबंधित चीज़ें मिली होगी। इसके साथ ही हम लोग वहाँ पर जो बस्तियाँ पाया जाता था वो 2 प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले बस्तियाँ 2 प्रकार का था। एक जो था जो टीले पर बना होता था और एक जो था तुम्हारा समतल जगह पर बना होता था। जो टीले पर बना होता था उन बस्तियों को बोला जाता था ये जो श्रेष्ठ जन की बस्तियाँ, यानी कि यहाँ पर जो श्रेष्ठ जन उच्च पदाधिकारी वाले लोग रहा करते थे। ये इसलिए टीले पर क्यों बनाया जाता था? टीले पर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि टीले पर रहने से उसका जो सुरक्षा ज़्यादा मिलता था, यानी कि वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए श्रेष्ठ जन के लोगों को बस्तियाँ टीले पर बनाया जाता था। लेकिन जो आम जन थे उनकी बस्तियाँ समतल जगह पर बनाए जाते थे। और श्रेष्ठ जन का जो मकान होता था इसका एक और विशेषता होता है कि इसमें रक्षा प्राचीर बना होता था। जैसे आजकल हम लोग अपने घर के चारों ओर जो बाउंड्री करते हैं ना, वही होता है रक्षा प्राचीर। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपने सौंदर्य प्रसाधन का क्या क्या प्रयोग करते, यानी सुंदरता के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे। इनमें से जो प्रयोग करते थे मोती, जो आज हम लोग पहनते हैं ना गला में, मन का मोती, वे मतलब उनका भी प्रयोग करते थे। वे लोग काजल, कंघा, रंजन शलाका, चूड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे। ये जो रंजन शलाका बेसिकली आज जिसे हम लोग लिपस्टिक कहते हैं वही उस समय रंजन शलाका बोला जाता था। और वे लोग जो मनोरंजन के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वे मनोरंजन के लिए 2 काम करते थे। पहला काम करते थे वो जंगल में जा कर के वे लोग शिकार करते थे और साथ ही वे लोग पासा खेला करते थे। मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार करना और पासा खेला करते थे। वे लोग बेसिकली रंगों की बात करें तो 4 प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे, जो वही है सफ़ेद, हरा, काला और पीला। ये 4 प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे। और उनकी कपड़ों की बात करें, उनका वस्त्र की बात करें तो वे वस्त्र के रूप में सूती वस्त्र तथा जानवर के खाल का प्रयोग करते थे। तो ये रहा हम लोग का कंप्लीट सिंधु समाज।